हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था टैक्योमेट्री और टैक्योमेट्री के साथ साथ लेवलिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स भी खत्म हो गए थे। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था सर्वे, उसमें पहले आपने देखा था हॉरिजॉन्टल प्लेन के कुछ चैप्टर्स, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया वर्टिकल प्लेन के कुछ चैप्टर्स जो अभी दोनों ही फिनिश हो चुके हैं। अब जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कर्व, ये थोड़ा सा अलग है बाकी सब जो आपने पढ़ा था उससे। पहले इसको समझते हैं कि कर्व में एग्जैक्टली क्या है। जो सर्वे में आपकी कर्व लिखी गई है वो एग्जैक्टली क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, पहले ये समझ लीजिए। आप कभी भी जब कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो, कई बार उसमें कर्वेचर इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। टेक सम एग्जांपल, जैसे मान लो कि रेलवेज हैं, रेलवे बना रहे हो तो रेलवे आप बिल्कुल स्ट्रेट सभी जगह नहीं बन सकती है, बहुत सारे जगहों पे आपको कर्व नजर आ जाएगी। तो वो जो कर्वेचर होती है उसकी पहले डिजाइनिंग होती है। ठीक उसी तरीके से आप रोडवेज का एग्जांपल ले सकते हो कि रोड जो बनाई जाती है उसमें भी कर्वेचर होती है, वो भी आपको दिखाई दे देगी, वो कर्वेचर भी पहले डिजाइनिंग होती है। कंक्लूजन ये है कि जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट होती है उसमें कर्वेचर आप इंट्रोड्यूस करते हो, और जो कर्वेचर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसकी पहले डिजाइनिंग करते हो। जब डिजाइनिंग हो जाती है तो जिस डायमेंशन के साथ, जिस तरीके से, जिस कर्वेचर के साथ आपने कर्व को डिजाइन किया है, ठीक वही कर्वेचर, वही डायमेंशन के साथ आपको ग्राउंड पे अचीव करना पड़ता है। सो हियर इज द चैलेंज दैट व्हेन वी डिजाइन एनी कर्व ऑन पेपर, हाउ टू अचीव द सेम कर्व टू द ग्राउंड। जरा सोचो आप कि मैं बोलूं कि एक कर्व है जो आपने डिजाइन किया है किसी प्रोजेक्ट में, और वो कुछ इस तरीके से है कि दिस इज द कर्व हियर, ठीक है, और इस कर्व की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 600 मीटर, 600 मीटर की लेंथ है, और इसकी जो रेडियस है, दिस रेडियस इज 300 मीटर। जरा सोचो, 300 मीटर की रेडियस को मेंटेन करते हुए ये जो अलाइनमेंट बन के आ रही है, उसकी कर्वेचर बिल्कुल रेडियस 300 के साथ होनी चाहिए। अब ये वाली कर्वेचर ना, सोचना समझना आसान है अगर इसको पेपर पे सोचते हो तो। अगर मैं बोलूं कि ये कर्वेचर बनाना है तो आप तुरंत, आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, पेंसिल सेट किया, सेंटर डिफाइन किया, और ये कर्वेचर बन गई। कहां पे? पेपर पे। क्या रोड पेपर पे बनाओगे? भाई रोड जो बनानी होगी आपको, जो प्रोजेक्ट बनेगी वो तो ग्राउंड पे बनेगी ना। और जब आप ग्राउंड पे विजिट करोगे तब आप देखोगे क्या कि कंप्लीट ग्राउंड इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड। You are the one going to make a curve on the ground. तो चैलेंज यहां पे ये है कि जो कर्वेचर आपने भी पेपर पे डिजाइन कर लिया, आसानी से बना लिया पेपर पे, उसी कर्वेचर को ग्राउंड पे अचीव कैसे करेंगे? हाउ विल यू सेट द कर्व टू द ग्राउंड? द टॉपिक हियर, जिसके थ्रू हम लोग सेट कर पाते हैं ग्राउंड पे, मतलब जो कर्वेचर आपने सोचा है, जो डिजाइन किया है, इसी कर्वेचर को अगर मैं ग्राउंड पे सेट कर पाऊं, देन द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज द सेटिंग आउट ऑफ कर्व। सेटिंग आउट ऑफ कर्व इज बेसिकली द मेन हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है सेटिंग आउट ऑफ कर्व। तो हम लोग किसी भी कर्व को सेट करना सीख रहे हैं कि किसी भी कर्व को किस तरीके से ग्राउंड पे सेट की जा सकती है। अब एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा। यहां से मैंने आपको बस इतना ही अभी एक ब्रीफिंग दिया था कि कभी भी जब पेपर पे कोई भी कर्व को डिजाइन करते हो तो उसी कर्व को ग्राउंड पे अचीव कैसे करेंगे इज द मेन चैलेंज। ठीक है, यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में वो हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व में ही सिर्फ प्रॉब्लम आती है, वर्टिकल कर्व को सेट करना काफी आसान होता है। तो आपके सिलेबस में जो कंसर्न है वहां पे हम लोग देखेंगे। अब एक एक करके यहां से स्टार्ट करता हूं। तो अब यहां से जो टॉपिक लिखेंगे ना हम लोग, वो हो गए सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कहीं पे लिखी जाती है तो सिंपल कहने का सिग्निफिकेंस ये है, इट इज अ सर्कुलर कर्व। ठीक है, तो सर्कुलर कही, मतलब कि सिंपल कही जाए तो समझ लेना है कि सर्कुलर कर्व है। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं आगे। देखो, आप चैप्टर नंबर 8 अब यहां से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चैप्टर 8 कर्व्स। कर्व्स। अब इस कर्व्स में सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंपल कर्व। और सिंपल कर्व में कुछ नोटेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके समझते चला जाओ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में वो है कि किसी भी कर्व को हमें सेट कैसे करें, मतलब कि ग्राउंड पे जाके अचीव कैसे करोगे आप। तो इसके लिए ना काफी सारे प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हैं, एक एक करके समझते चलिएगा। ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखते हैं किसी भी कर्व के अलग अलग नोटेशंस क्या होते हैं। सिंपल कर्व का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर। अब यहां से टेक वन एग्जांपल। सपोज दिस वन इज द कर्व जो कि हमने पेपर पे डिजाइन किया, एंड आई वांट टू सेट दिस कर्व टू द ग्राउंड।
ये हमने पेपर पे डिजाइन किया और इसको हम लोग ग्राउंड पे सेट करना चाहते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज कि ये यहां से कुछ ऐसा, दिस इज वन टेंजेंट, ये यहां से कुछ ऐसा, another tangent. So you can see the point here. So let's start with this. देखो समझेंगे यहां पे सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो दिस इज ऑफ कोर्स अ कर्व, जो ब्लू कलर से दिखा है यही हमारी कर्व है जिसको हम लोग सेट करना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोग सेटिंग आउट पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उसका जो बेसिक आइडिया है ना, अलग अलग टर्म्स, अलग अलग कैलकुलेशन, कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, इन सब का जो डिस्कशन है वो मैं यहीं पे करता हूं। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा, इसके कुछ नोटेशंस भी हैं वो भी लिखते चलेंगे हम लोग। ये है, मान लो कि यहां से स्टार्टिंग हुई है अलाइनमेंट की और यहां से एंड हो गई है बी। वहीं पे एक पॉइंट है जो टेंजेंट बन रही है ना, एक टेंजेंट जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, दूसरा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट है ए वाली और दूसरा से बी साइड वाली, ये दोनों एक पॉइंट पे आके मीट करती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी। सो वी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान रहे कि दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे आके मीट करे वो होती है हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारी कर्व है और अलाइनमेंट के जिस पॉइंट से कर्वेचर की शुरुआत हो उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कर्व एंड इट इज डिनोटेड बाय T1। और ये अलाइनमेंट जो कर्वेचर है ये जिस पॉइंट पे आके खत्म हो जाए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2। तो हमारी रोड या रेल या फिर जो भी प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनी होगी कि ए से स्टार्ट हुई होगी, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से आगे बढ़ते 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 टी इज द पॉइंट ऑफ कर्व। अब यहां से कर्वेचर की तरफ मुड़ जाएगी हमारी रोड और उसके बाद T2 पे आएंगे एंड T2 से B की तरफ चले जाएगी। तो आप समझो कि ये जो टेंजेंट हमने बनाया है V, T1V और V T2, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, ठीक है। हम लोग ग्राउंड पे इसको इस्टेब्लिश नहीं, मतलब कि इसकी जरूरत, यहां पे रोड नहीं बनेगी, रोड ये बनती है हमारी जो मैंने डार्क कलर से दिखा रखा है आपको। अब यहां पे देखो जो सॉलिड लाइन है उससे मैंने दिखा रखा है और जो डॉटेड लाइन है वो सब समझाने के लिए है। उसी तरीके से आप ये देख लीजिए। तो अब हमने क्या बताया आपको कि जो हमारी रोड बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ए से T1, T1 से कर्व के अलोंग T2 एंड T2 से B, ठीक है। तो आपको अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा और इस अलाइनमेंट को बनाने के लिए, ग्राउंड पे बनाने के लिए इस T2V और VT2 और इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या है, कुछ और भी पॉइंट समझो। अब यहीं पे लेट्स स्टार्ट, दिस वन इज द सेंटर व्हिच इज O एंड आई एम राइटिंग द रेडियस ऑफ द कर्व इज R, हियर आल्सो रेडियस ऑफ द कर्व इज R। तो आप देखो O इज द सेंटर, radius of curve is R, we have a curve, we have a tangent T1 and T2 पे tangent। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी चीजें समझेंगे कि ये जो tangent देख रहे हो ना A T1V, इस tangent का नाम है, it is called as the backward tangent। ये होती है backward tangent और वहीं पे VT2 is known as the forward टेंजेंट, ठीक है। साथ में अब यहां पे हम लोग एक एंगल की बात करते हैं कि एंगल, ये जो एंगल है ना, मतलब कि एक बैकवर्ड टेंजेंट फॉरवर्ड टेंजेंट के साथ जितने डिग्री का एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। सो ये वाली एंगल देखो, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो ये डेल्टा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और वहीं से जब ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि टेंजेंट और रेडियस 90 पे होते हैं, ये भी टेंजेंट और रेडियस 90 पे होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर ये डेल्टा है तो ये 180 माइनस डेल्टा, और आप जानते हो कि इन दोनों का सम भी 180, तो ये वाली जो एंगल बनेगी ये भी हमारी हो जाएगी डेल्टा। तो आप पहले ये कंक्लूजन देख लो कि जो डिफ्लेक्शन एंगल बनती है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, वही एंगल O पे भी बनती है हमारी उस कर्व के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
अब यहां से देखो कि जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया, अब यहां से थोड़ा सा और रिलेट करो और इन दोनों को आपस में अगर मैं कनेक्ट करूं तो कुछ और भी चीजें कंक्लूड होकर के आएंगी। दिस, आप बताओ कि T1 तो कर्व की पहली पॉइंट है और T2 उस कर्व की आखिरी पॉइंट है। तो ये जो कॉर्ड देख रहे हो ना T1 T2 जो ब्लैक कलर लाइन से अभी बताया, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हुई। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द कर्व। ठीक है, सो वहीं पे एक और लाइन में ड्रॉ करता हूं, इस V से O को मीट कराता हूं। सो ये लाइन जब यहां से ड्रॉ किया, सो दिस इज गोइंग टू बाइसेक्ट द कर्व इनटू इक्वल हाफ। ठीक है, ये कर्व को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व की लेंथ L/2, ये जो देख रहे हो कॉर्ड, ये भी हाफ और ये भी हाफ, और ये एंगल जो देख रहे हो, दिस एंगल इज ऑल्सो हाफ दिस साइड। तो ये हो जाएगी Δ/2 और ये भी हो जाएगी इस साइड, इट इज Δ/2। Let's give the name also. Suppose this point is C and this point is D. Now we have some more term you need to understand. सबसे पहले T1D T2 is called as the longest chord of the curve, and C to D, ये जो देख रहे हो, this one is called as the mid ordinate. ठीक है, C to D इसका नाम है मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, साथ में एक चीज और देखो कि V से C ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एपेक्स। अब आपके सामने आप खुद ही देखो, एक ही बैकवर्ड टेंजेंट, एक ही फॉरवर्ड टेंजेंट, ये कर्व है हमारी, और वहीं से ये V से O को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया है जो पूरे सिस्टम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे एंगल भी हाफ हो गया, कॉर्ड भी हाफ हो गया, लेंथ भी हाफ हो गया, और ये कर्व के अंदर कॉर्ड तक ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसको मिड ऑर्डिनेट कहते हैं, और V से C तक इसे हम लोग एपेक्स कहते हैं। ठीक है, सो ये रहा, अभी हमने सब कुछ आपको बता दिया। एक और पॉइंट यहीं पे दिखाता हूं, आप खुद सोचना, एंगल मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद एक बार सोच के देखो कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि ये वाली वैल्यू जो मैंने यहां पे लिखा है, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? तो आप अगर रिलेट करोगे ना, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि मैं पूछूं कि इस वाले ट्रायंगल में देखो T1DO, one angle is what? Δ/2, another angle is what? 90। तो यहां D पे 90 और ये बन रही है Δ/2, तो ये वाली एंगल बची कितनी? तो आप बोलोगे 90 माइनस Δ/2, और टोटल कितना है 90, तो ये बची कितनी? Δ/2। और सिमेट्रिसिटी के कारण इधर की जो एंगल आएगी वो भी हो जाएगी Δ/2। ठीक है, सो एक कंक्लूजन और भी समझ सकते हो यहीं पे कि जब भी हम लोग इस तरीके के कर्व में जो पॉइंट्स बनाते हैं उसमें एंगल देखो कि ये जो टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच की एंगल जो Δ/2 बन रही है, always keep in mind that angle between the tangent and the chord is always half of the deflection angle। अब डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है और ये देखो उसकी जस्ट हाफ बनी है Δ/2। तो डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा बनी थी और ये एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज Δ/2। याद रखना है हमेशा कि डिफ्लेक्शन एंगल जितनी भी बनेगी उसकी बिल्कुल हाफ होगी एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहीं पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि आप इसे कंप्लीटली लिख लो और कुछ पॉइंट्स भी लिखाता हूं। सो फर्स्ट यू मेक दिस डायग्राम। ठीक है, डू इट नाउ। वीडियो को पॉज कर लो, डायग्राम को प्रॉपर्ली अपनी नोट्स में बनाइए आप। आई होप कि आपने बना लिया होगा अभी। अब यहां से पॉइंट बाई पॉइंट एक करके सबका नाम लिखते चले जाओ। ठीक है, राइट डाउन। कैपिटल ए स्टार्टिंग पॉइंट लिखिए, कैपिटल ए स्टार्टिंग पॉइंट, कैपिटल बी एंड पॉइंट, कैपिटल ए स्टार्टिंग पॉइंट, कैपिटल बी एंड पॉइंट। T1 is point of curve, T1 is point of curve, T2 is point of tangency, T1 is point of curve, T2 is point of tangency, V point of intersection, V is point of intersection, ये रही point of intersection। उसके बाद O center of curve, O center of curve,
फिर आगे लिखो कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्व, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्व। उसके बाद डेल्टा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डेल्टा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये तो आप समझ चुके होंगे कि अलग अलग पैरामीटर्स क्या है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी क्या करेंगे ना कि आपने कुछ टर्म्स लिखे हैं, बैकवर्ड टैंजेंट, फॉरवर्ड टैंजेंट, लेंथ वाइज तो सेम रहेगी लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा, एपेक्स डिस्टेंस क्या है, कितनी इसकी वैल्यू होगी, मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ कितनी होगी, इन सब की वैल्यूज हम लोग एक एक करके लिखने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग सेटिंग आउट स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड विल सी नाउ। नेक्स्ट इज राइट डाउन यहीं पे बेसिक पैरामीटर्स। बेसिक पैरामीटर्स, तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। लेंथ ऑफ टैंजेंट ये हो जाएगी T1V इज इक्वल टू VT2। ठीक है, T1V इज इक्वल टू VT2 और इसकी अगर वैल्यू लिखो तो ये कुछ इस तरीके से है। हाफ कर्व जो बाइसेक्ट किया था ना वो वाला डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, देखो दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड देन वी हैव अ कर्व लाइक दिस। सो थिंक अबाउट कि ये जो हमने आपको दिखाया था अभी, ठीक है, इसमें ये वाली एंगल कितनी बनी थी, अगर ये V है और ये वाली पॉइंट C है और ये वाली पॉइंट T1 है, आप तो जानते हो कि ये डेल्टा बाई 2 होती है और साथ में ये भी मालूम है कि ये वाली वैल्यू R होती है। आपको तो ये भी मालूम है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ टैंजेंट चाहिए। तो T1 से लेकर के V तक ये वाली वैल्यू क्या होगी, दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। तो आप वहीं पे देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में वन साइड दिस आर नोन टू यू एंड द एंगल आल्सो नोन टू यू। ठीक है, सो हियर कैन वी कैलकुलेट व्हाट इज द VT1, this value simply I can write this is V T1V is equal to VT2 is equal to R tan delta by 2। ये रही लेंथ ऑफ टैंजेंट। अभी आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें भी आप मिला के देख लो, यही पॉइंट लिखा था आपने, T1 है, V है, C है, वहां से आपने लेंथ ऑफ टैंजेंट निकाल लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेसिक पैरामीटर लेंथ ऑफ कर्व की। सेकंड इज लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व, और लेंथ ऑफ कर्व के लिए बोले तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि भाई कुछ ऐसा था ना, सिचुएशन याद करो, ये कुछ ऐसा था सी, चलो यहां बना देता हूं, ये कोई कर्वेचर है, ठीक है, और इसी कर्वेचर का कुछ पार्ट है जो हम लोग अभी यू विल सी दिस, ये है दिस एंड दिस, ठीक है, ये है यहां पे T1 और ये है यहां पे T2। आप ये समझो कि ये टोटल एंगल यहां से यहां तक कितनी बनी, 360 डिग्री, ठीक है, और ये वाली एंगल कितनी है तो आप बोलोगे डेल्टा, साथ में ये बोलो कि ये वाली लेंथ कितनी है यहां से यहां तक L, और फिर ये बोलो कि टोटल लेंथ कितनी है तो आप बोलोगे 2 पाई R, है ना, अगर इसकी रेडियस है। तो एक काम करते हैं, रेशियो लिख सकते हैं ना हम लोग। सो व्हाट आई कैन राइट दिस डेल्टा अपॉन 360 डिग्री, डेल्टा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन, मतलब एंगल का रेशियो और लेंथ का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डेल्टा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू L अपॉन 2 पाई R। सो दिस इज L अपॉन 2 pi R. So what I can write, this length of curve L, I can write this as 2 pi R upon 360 degree multiplied by delta, ये आ जाएगी लेंथ। सो आपके सामने देखो, आपको टेंजेंट मिल गई और आपको लेंथ भी मिल गई है, ठीक है, दो पैरामीटर्स हो गए हैं। अब चलते हैं आगे, इसको पहले आप लिख लो, डू इट नाउ।
चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड वन। 2 आपने लिख लिया है, तीसरे पे चलते हैं। जो तीसरी है, यहीं पे हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल चुकी है, लेंथ ऑफ कर्व मिल चुकी है। अब इसके बाद वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, व्हाट इज द, चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो वो क्या थी, वो यहां पे याद करो, दिस। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस वन। सो ये है, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज D। ठीक है, साथ में ये वाली एंगल है डेल्टा बाई 2, फिर ये वाली एंगल है डेल्टा बाई 2, और वहीं पे ये है R और ये भी है R। तो अगर मैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलूं तो वो कितनी बनी, T1D T2, और इसकी वैल्यू T1D, दिस इज T1D प्लस D T2 लिखेंगे, एंड दिस आई कैन राइट R sin डेल्टा बाई 2, दिस इज R sin डेल्टा बाई 2 प्लस R sin डेल्टा बाई 2। सो ऑल टुगेदर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज T1D T2 इज इक्वल टू 2R sin डेल्टा बाई 2। ये कुछ ऐसा हो गया, देख लो आप। T1D T2 इज इक्वल टू 2R sin डेल्टा बाई 2। तो ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड मिल गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड निकाला है, अब यहाँ पे इस वाले मिड ऑर्डिनेट को भी वर्कआउट कर लेंगे। तो एक बार आप खुद ही सोचो, इसी डायग्राम में दिखाता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ना D है, और इस वाले पॉइंट का नाम दिया था हम लोगों ने C। तो आप जानते हो कि ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपेक्स डिस्टेंस, सॉरी इसको बोलेंगे मिड ऑर्डिनेट। तो ये जो मिड ऑर्डिनेट है ना CD, अब यहां से अगर आप एनालाइज करो तो ये हो जाएगी OC माइनस OD, और उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग। सो दिस यू कैन सी, फोर्थ वन इज मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट, और मिड ऑर्डिनेट का मतलब है CD, और CD को आई कैन राइट OC माइनस OD, और OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, OC इज R, और OD मतलब OD कितनी होगी, आप इसी डायग्राम में देख लो। तो ये O से C तक तो रेडियस हो जाएगी R, और O से D क्या R का कंपोनेंट ले सकते हैं, R cos डेल्टा बाई 2। सो दिस इज R cos डेल्टा बाई 2। तो ऑल टुगेदर इफ आई राइट व्हाट इज द मिड ऑर्डिनेट CD, देन दिस इज गोइंग टू बी R 1 माइनस cos डेल्टा बाई 2। ठीक है, सो ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या है ना कि एक शॉर्ट फॉर्म यहीं पे बताता हूं मैं, कि जो 1 माइनस कॉस है ना, उसको वर्साइन भी कही जाती है। तो आप इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस R 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, यू मे राइट R वर्साइन डेल्टा बाई 2। वर्साइन कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है 1 माइनस कॉस का। सो व्हाट आई कैन राइट, दिस CD इज इक्वल टू R वर्साइन डेल्टा बाई 2, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एक पार्ट और बचा है, और वो है फिफ्थ वन, एपेक्स डिस्टेंस निकालना है आपको। तो एपेक्स क्या है, कहां से कहां तक है, उसको देखते हैं। एपेक्स डिस्टेंस को ही हम लोग एक्सटर्नल डिस्टेंस भी कहते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो पहले आप सिचुएशन देखो, ये कुछ ऐसा है। दिस इज T1, दिस वन इज V, एंड दिस वन इज C। ठीक है, अब मैं बोलूं कि एपेक्स डिस्टेंस, आपको मालूम है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये C पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिफरेंस है, जिसको एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं, VC। अब अगर मैं इसको वर्कआउट करना चाहूं, तो आप देखो यहां पे, दिस वन इज राइट एंगल, दिस वन इज रेडियस R, एंड दिस एंगल इज डेल्टा बाई 2, दिस इज O। तो आप खुद देखो, इस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूं, O से V,
अगर लिखें तो ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड देखो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए O से V उसकी हाइपोटेन्यूस हुई। तो उस केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि OV इज इक्वल टू R की सेक कंपोनेंट हो जाएगी, इट इज OV इज इक्वल टू R सेक डेल्टा बाई 2, और उस टोटल OV में से OC माइनस कर दो तो OC कितना होगी R। सो वहां से हम लोग रिलेट कर लेंगे। सो व्हाट आई कैन राइट दिस apex distance VC is equal to OV minus OC, और OV कितनी हो जाएगी, इट इज R sec डेल्टा बाई 2। ठीक है, आप एनालाइज कीजिए और हाइपोटेन्यूस के बारे में सोचो, तो हम लोग लिख सकते हैं ना R sec डेल्टा बाई 2 और OC में R हो जाएगी। सो व्हाट आई कैन राइट इट VC इज इक्वल टू R टेकन कॉमन एंड दिस बिकम्स दिस sec डेल्टा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज द केस वी हैव, आप देख लो ये है VC इज इक्वल टू R sec डेल्टा बाई 2 माइनस 1, एक्सटर्नल डिस्टेंस निकल के आ गई है। तो इसी तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो अभी तक हमने 5 बताया आपको, कुछ और भी हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप इसे कंप्लीट कर लो। सो यहां से स्टार्ट करो, 1 2 आपने लिख लिया था, 3 4 5 आपको अब लिखना है, वहां से दिखाओ 3 से। So now we have 6th one। अब जो 6th one है ना और 7th है, जो 6th और 7th डिस्कस करने जा रहे हैं, अब यहां से टेक्निक आप समझिएगा, यहां से हो सकता है आपको कंफ्यूजन बढ़ने लग जाए, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अब जो चीजें आप सीखने जा रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं कैलकुलेट करने में और समझने में भी। तो उसको प्रॉपर्ली समझना कि किस तरीके से सर्वे हो रही है और क्या हमारा चेंजेस का डायरेक्शन है। चेंज सर्वे बेसिकली क्या है ना कि जो हम लोग कर्व का सेटिंग आउट करते हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, सेटिंग आउट का मतलब कि एक कर्व है जिसकी डिजाइनिंग आप पेपर पे कर चुके हो और उस कर्व को आप ग्राउंड पे अचीव करना चाहते हो। हम लोग ये करने जा रहे हैं कि एक कर्व जो हमने पहले से बना रखा है, डिजाइन कर रखा है, उसको ग्राउंड पे अचीव करना है। यू आर गोइंग टू सेट अ कर्व टू द ग्राउंड। और आपके एग्जाम में डेटा भी क्या पूछता है, वो ये पूछेगा कैलकुलेट द डेटा रिक्वायर्ड टू सेट आउट द कर्व, ये पूछेगा। तो आपको ये समझना है कि पैरामीटर जो रिलेट करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैरामीटर से ही क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर ओपन करके देखोगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस यही दिखा देगा कि पैरामीटर पूछ रहा है। कभी पूछ रहा है टैंजेंट लेंथ क्या है, कभी पूछ रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, कभी पूछ रहा है एपेक्स डिस्टेंस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, एक है चेनेज कैलकुलेशन और एक है इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ। अब ये दो चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पूरा सेटआउट जो आप आगे पढ़ेंगे वो इन्हीं दोनों पैरामीटर 6th और 7th पे बेस्ड है। ठीक है, अगर यहां पे कंफ्यूज होने लग गए तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्रॉपरली बहुत ही ध्यान समझना। मैं कई बार दोहराऊंगा और अलग अलग तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टेक्निक समझिएगा। ये सर्वे में आपको एक चीज याद दिला दूं, इन सबको आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं याद दिलाता हूं। जब पहली क्लास मैंने स्टार्ट किया था ना सर्वे का, तो मैंने आपको चीज बताया था, आपको शायद याद भी हो, कि सर्वे 2 डायरेक्शंस में होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। एक तो होती है इसमें ग्राउंड पे आप सर्वे करते हो, उसके डेटास को फील्ड बुक में लिखते हो न्यूमेरिकली और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो पेपर प्लॉटिंग करके, तो वो आपकी मैप बन जाती है। तो वो डायरेक्शन क्या था, ग्राउंड से पेपर, ग्राउंड पे पहले सर्वे किया, डेटा लिखा और उसको रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली। ये एक डायरेक्शन है सर्वे का, जो आप ऑलरेडी अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो इसी डायरेक्शन को फॉलो करता था। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व, ये कर्व बेसिकली दूसरे डायरेक्शन को फॉलो करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन पेपर पे है और आप उसको ग्राउंड पे एस्टैब्लिश करने जा रहे हो। ठीक है, दिस इज द सेकंड डायरेक्शन ऑफ सर्वे। आपको याद होगा पहली क्लास में आपने पढ़ा था 2 डायरेक्शंस। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बोलूंगा पहले आप पहले लेक्चर को देखिए, वहां पे आपने पढ़ रखा है कि 2 डायरेक्शन पे सर्वे होती है, ग्राउंड से पेपर, और अगर पेपर पे हो तो ग्राउंड पे एस्टैब्लिश करना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो कर्व है ना, ये सेकंड डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ, यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव ग्राउंड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना नहीं है, हमारे इंफॉर्मेशन को ग्राउंड पे सेट करना है ताकि कर्व को आप बना सकें।
ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूं सिक्स्थ टर्म, जिसको चेनेज है। अब चेनेज अलग अलग पॉइंट्स पे निकाली जाती है। सर्वे का डायरेक्शंस के साथ साथ चेनेज का आइडिया समझना कि किस तरीके से चेनेज हम लोग वर्कआउट करते हैं। आपको शायद याद हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमारी रेफरेंस पॉइंट ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होती है, और हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू हर एक जगह का चेनेज कैलकुलेट करते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं। सो क्या है कॉन्सेप्ट, यहां से देखो। सिक्स्थ टर्म चेनेज। सो यहां देखो, ये है टेंजेंट, और वहीं पे दिस वन इज द कर्व वी हैव, ठीक है, ये है चेनेज और ये है कर्व। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट कि ये जो पॉइंट देख रहे हो दिस पॉइंट इज V, और ये जो पॉइंट देख रहे हो दिस पॉइंट इज T1, और ये जो पॉइंट देख रहे हो दिस पॉइंट इज T2, ठीक है। अब आप समझिए कि जो आपने A पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया था ना, आपको शायद याद हो स्टार्टिंग पॉइंट आपने बोला था इसको। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कर्व को सेट करना, बहुत ही प्रॉपर्ली, बहुत ही ध्यान समझना है कर्व को सेट करना। तो अभी क्या कर रहे हो ना, कर्व को सेट करने के लिए हमें ये वाली कर्व का अभी तक पता नहीं है ग्राउंड पे। अभी हम लोग पेपर पे देख रहे हैं कि कर्व इस तरीके से बन के आएगी। हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो वो A पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया, तो आपने क्या किया, कौन सा सर्वे, चेन सर्वे स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब हमने A से चेन सर्वे स्टार्ट किया, तो A से सर्वे करते जाएंगे, तो रास्ता जो है ना वो है टेंजेंट के अलोंग। वी ऑलवेज डू द सर्वे अलोंग द टेंजेंट, जिसमें आपको पोजीशन T1 का मालूम नहीं होता है। यू आर द वन गोइंग टू एस्टैब्लिश द पोजीशन T1। अब आप समझो कि आपने A से सर्वे स्टार्ट किया, आपको T1 मालूम नहीं होती है। T1 तो आपको बनाना है भाई। आप जब खाली ग्राउंड पे जाओगे तो क्या आपको T1 दिख जाएगा? नहीं दिखेगा ना भाई, आपको बनाना है T1। आप रेफरेंस किसका लेते हो, A का और V का। मतलब A पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है और V पॉइंट जो हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका रेफरेंस लेते हुए हम लोग T1 को एस्टैब्लिश करेंगे। तो तरीका क्या होता है इसका कि आपने सर्वे करना स्टार्ट किया A से, मैं चेन बाय चेन सर्वे करता जाऊंगा। रास्ते में कहां T क्रॉस कर गया मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि T पहले मालूम होता ही नहीं है। और इस तरीके से आपने V पॉइंट को एस्टैब्लिश कर दिया। मैंने आपको बोला वेल डिफाइंड पॉइंट क्या है पहले से ही, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है V। सो पहला पॉइंट A है जिसको आपने एस्टैब्लिश करके आपने सर्वे स्टार्ट किया, और सर्वे का डायरेक्शन क्या है, यहां A से V की तरफ, ठीक है। तो आप सर्वे यहां A से V की तरफ कर रहे हैं, तो मैं सर्वे का डायरेक्शन आपको दिखाता हूं इस रेड कलर से। ये हमने यहां से स्टार्ट किया सर्वे, और मैं आगे बढ़ रहा हूं इस तरीके से। तो बताओ कहां की चेनेज मिल गई आपको। सो नाउ आई कैन राइट चेनेज एट V is known। और आप याद रखें कि कभी भी जब कोई भी क्वेश्चन आप कर्व का बनाओगे ना, तो हर एक क्वेश्चन में एक चीज मेंशन जरूर करेगा, और वो है चेनेज क्या है, वो भी किस पॉइंट का चेनेज। ध्यान रखना, चेनेज हमेशा देगा आपको V पॉइंट का। वो A पॉइंट कहां है उसका जिक्र नहीं करेगा। वो A पॉइंट कहीं भी हो, A से सर्वे करते करते V तक जो पहुंचे हैं आप, तो V पॉइंट का चेनेज आपको मेंशन कर देगा कि यहां तक की चेनेज क्या है। आपको शायद याद होगा चेनेज का मतलब क्या था। It is the measurement taken in chain survey. It can be written in terms of the chain and link, and you may convert the data in terms of the meters also. So basically वो A से V की डिस्टेंस है, तो V तक कितनी आई है वो लिखा होगा। हमने आपको क्या बताया कि कर्व बनाते समय आपको T1 की जगह मालूम नहीं होती। You don't know where is the T1, but you can establish where is T1। कैसे एस्टैब्लिश करोगे, तो आपको A मालूम है और आपको V मालूम है, तो आप A से सर्वे करते आप V तक आ गए, और जब V तक आ चुके हैं तो वही मैं अब रुक करके बोलता हूं। आपने कर्व को जब डिजाइन किया है तो आपको रेडियस मालूम है ना कि कितना रेडियस का कर्व बनाना है। रेडियस मालूम होगा आपको। आप देखो कर्व बनाना है तो रेडियस तो मालूम होगा ना कि कितने रेडियस का कर्व बनाऊंगा। ऐसा थोड़ा कि ग्राउंड पे जाके सोचूंगा अच्छा इतने रेडियस का कर्व बनाना है, ऐसा नहीं है। आप पहले डिजाइन कर चुके हैं, आपको रेडियस मालूम है। सो दिस रेडियस इज नाउ नोन टू यू,
along with that the delta also you have designed कि डेल्टा कितनी है। अब बस इतना पूछता हूं कि जब r मालूम है, डेल्टा मालूम है, कैन यू कैलकुलेट vt1 लेंथ ऑफ टेंजेंट व्हिच इज नोन एज द r tan डेल्टा बाई 2। जब r मालूम, डेल्टा मालूम, तो vt1 r tan डेल्टा बाई 2 तो निकाल लोगे ना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अब जितनी भी आ रही हो, अब मैं पूछता हूं आपसे, आप दिमाग लगाना अब यहीं पे, मैं पूछता हूं कि t1 कहां पे होनी चाहिए, आप खुद सोचिए। यहां से आपने सर्वे स्टार्ट किया a से, और ए से सर्वे स्टार्ट करते 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 आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वी तक आपने सर्वे कर लिया। जितना भी मीटर आया होगा वहीं पे रुक जाओ। मैं पूछूं आपसे कि आपको पोजीशन वी का मिल गया और आपको ये भी मालूम है कि वी से टी1 का डिस्टेंस क्या है, तो क्या टी1 का चेनेज निकाल नहीं सकते? क्या करने वाले हो? तो आप बोलोगे वी के चेनेज में से लेंथ टी1 वी को माइनस कर दो तो टी1 का चेनेज निकल गया। सो नाउ यू गेट वेयर इज द पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कर्व। So once you know the chain at V, you can easily define what is the chain at T1. ठीक है। So अब यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, चेन एट T1 के लिए चेन एट V माइनस, माइनस क्यों किया? क्योंकि चेन के बढ़ने का डायरेक्शन तो ये है ना, तो उससे पहले वाले किसी पॉइंट का चेन अगर चाहिए होगा तो उतना लेंथ माइनस करना पड़ेगा। So अब मैं इसी को लिखता हूं फॉर्मुलेट करके, व्हाट आई कैन राइट, यहां देखो, आई विल राइट chain is at T1 is equal to chain is at V minus V T1। ठीक है, chain is at V माइनस VT1। तो आप देखो ये है, यहां से सर्वे स्टार्ट किया और V का चेनेज निकाल लिया, तो चेनेज एट V माइनस VT1 किया तो आपको चेनेज एट T1 मिल गया। दिस इज व्हाट वी कैन डू। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी। अब इसके बाद जो सेकंड है वो कैसे करेंगे वो अब देखना। B, नाउ वी विल कैलकुलेट चेनेज एट T2। तो आप बता दो T2 पे सर्वे करने का तरीका क्या है कि आपने T1 का निकाल लिया और सर्वे का जो एक्चुअल डायरेक्शन है ना वो ये डायरेक्शन है, कर्व वाली डायरेक्शन। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चेनेज हम लोग हमेशा उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं जिस डायरेक्शन में चेन सर्वे किया जा रहा हो। तो आपने चेन सर्वे किया इस बैकवर्ड टेंजेंट पे और वहां से T1 का चेनेज निकाल लिया, लेकिन जो एक्चुअल सर्वे होगी, जो हमको सेट करना है, जो हमको बनाना है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है इस कर्व को बनाना। तो जब T1 की चेनेज मिल गई ना तो मैं वहां से एक्सटेंड करूंगा अब कर्व पे सर्वे और एक एक करके चेन बाय चेन, चेन बाय चेन, चेन बाय चेन बढ़ता जाऊंगा और देखूंगा T2 का चेनेज क्या आ रहा है। हालांकि आप T2 का चेनेज अभी भी बता सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है कि T1 से T2 के बीच में कितने लेंथ का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ कर्व। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि भाई A से T1 और हमने जो सर्वे किया है वो है A से V, V से T1। जब T1 तक की चेनेज मिल गई तो T1 से T2 जा रहे हैं, तो लेंथ ऐड कर दोगे तो क्या T2 की चेनेज निकल जाएगी। सो दिस आई कैन राइट इज इक्वल टू चेनेज एट T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व ये जो VT1 लिखा है उसी को लिखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ठीक है। अब यहां पे आप अगर ध्यान से समझो तो आप इसी डायग्राम में थोड़ा सा और इस तरीके से सोच सकते हो। यहां देखो, ये यहां से हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं कि T1 मालूम है, तो T1 से T2 का चेनेज निकालने के लिए हमने क्या किया, इस लेंथ को ऐड कर दिया इस तरीके से। देखो ऐसा है। तो सबसे पहले V के चेनेज से माइनस करते हुए T1 निकाला और T1 के चेनेज में T2 निकाल लिया। तो ये हमारा सर्वे का डायरेक्शन है जो आप देख रहे हो। तो ये जो एरो से मैंने दिखाया ना रेड कलर से, वो हमारा सर्वे का डायरेक्शन है। वही हमने एरो इधर दिखाया कि A से V तक सर्वे किया तो V तक की चेनेज निकल गई, फिर थोड़ा सा टेक्निक लगा करके T1 का चेनेज निकाला कि उसमें से लेंथ ऑफ टेंजेंट माइनस कर दिया।
ठीक है, जब ये माइनस कर दिया तो हमें इस जगह की चेंजेस, ऐसा मत समझना कि उल्टा सर्वे किया, सर्वे उल्टा नहीं हुआ है, सर्वे तो हमारा ए से वी तक ही हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव था, ए से वी तक सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव ही था कि T1 का चेंजेस मिल सके। तो जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल कि ए से वी तक का सर्वे किया, तो मुझे क्या पता चला कि भाई v का चेंजेस आ गया मान लो 1200 मीटर, तो v का चेंजेस 1200 मीटर है, और मैंने ये पता किया कि भाई जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कैलकुलेट करके आया है 200 मीटर मान लो। तो इसका मतलब कि T1 का चेंजेस कितना हुआ, यहां तक 1200 और ये वाली लेंथ 200, तो यहां तक का चेंजेस कितना हुआ, तो आप बोलोगे 1000 मीटर हुआ, 1000। तो मैं 1000 पे एक पिन पॉइंट कर दूंगा, एक एरो लगा दूंगा, ठीक है, कि ये हमारी T1 की पोजीशन है। तो मैंने उल्टा सर्वे नहीं किया, मैंने सिर्फ पेपर में कैलकुलेट करके माइनस किया है। ठीक है, तो सर्वे का डायरेक्शन ये है, और जब ये हो जाए T1 मिल जाए, तो T1 मिलने के बाद अब सर्वे का डायरेक्शन ये रहेगा T1 से T2। ठीक है, चलो अब ये हुआ चेंजेस कैलकुलेट करने का। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको चेंजेस मिलेंगे। क्या है ना कि जब आप सेटिंग आउट ऑफ कर्व करते हो, जब कर्व को सेट करते हो, तो इन सभी डेटा की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है। और एक आखिरी टर्म जो है इंटरमीडिएट कॉर्ड, बस यही वो एरिया है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पे मैं बहुत टाइम लूंगा एंड प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे आप सब हमारे साथ। ठीक है, पहले इसको लिख लो, डू इट नाउ। सो आई होप कि आपने लिख लिया होगा अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ है। तो पहले समझना है इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ का क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे जो कर्व पे सर्वे की जाती है ना, जो मैंने अभी बताया T1 से T2 के बीच में, वो एक्चुअली चेन बाय चेन, चेन बाय चेन, चेन बाय चेन होती है। तो हर एक चेन से एक कॉर्ड क्रिएट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉर्ड। इसको इंटरमीडिएट कॉर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेशंस के बीच बनी हुई कॉर्ड होती है, जो कि एक चेन से बनती है। और उसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में विजुअलाइज कराता हूं। देखो, जैसे मान लो, चलो पहले मैं हेडिंग लिख लो इसका, 7th है इंटरमीडिएट कॉर्ड। ठीक है, जैसे मान लो ये कर्व है, तो इस कर्व पे जो आप चेन स्टार्ट करोगे, तो आपने यहां से चेन सर्वे स्टार्ट की, यहां से मान लो कि चेन रखा, और ये चेन यहां से यहां तक आया। फिर अगला चेन रखा, यहां से इस पे आया। फिर अगला चेन रखा, ये इस पे आया। फिर अगला चेन रखा, फिर ये इस पे आया। अब आप ना चेन का सिर्फ डायरेक्शन देखते चले जाओ। देखो, चेन को ना कर्व के अलोंग ही रख रहे हैं हम लोग, बेसिकली कर्व पे जो रख रहे हैं। तो ये जो स्टेशंस मैंने पॉइंट से मार्क किए हैं, मैं मार्क कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये सब इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं। अब इंटरमीडिएट स्टेशन क्या है, जरा एक बार चेन सर्वे का कॉन्सेप्ट याद करो। आपको याद है स्टेशन दो टाइप के होते थे, मेन स्टेशन और इंटरमीडिएट स्टेशन। आप अभी जो बात कर रहे हो वो है इंटरमीडिएट स्टेशन। तो इंटरमीडिएट स्टेशन वो थी जिसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती थी, और उसको एरो से रिप्रेजेंट की जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट 1 है वो एक स्टार्टिंग ऑफ द चेन है, और ये एंड ऑफ द चेन है। तो दोनों इंटरमीडिएट के बीच में एक कॉर्ड बन गई। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस वन, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करो तो आपको ना ये 1 से 2 का कॉर्ड नजर आएगा। आई विल शो यू। ये कुछ ऐसा है, एंड देन वी हैव अ कॉर्ड समथिंग लाइक दिस, और आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो आप देखो कर्व कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो कॉर्ड है ये हमारी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। सो एक चेन के कारण कर्व पे जो कॉर्ड बनती है वो हमारी इंटरमीडिएट कॉर्ड होती है, या फिर इसी को बोलो दो इंटरमीडिएट स्टेशंस के बीच में जो कॉर्ड क्रिएट होती है उसको हम लोग इंटरमीडिएट कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ आप खुद ही सोच लो एक बार कि कितनी होनी चाहिए। मैं बोलूं ए से चेन स्टार्ट किया, 2 पे खत्म किया, 1 से स्टार्ट किया, 2 पे खत्म किया, तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी? तो आप बोलोगे 1 चेन। फिर 2 से स्टार्ट किया, 3 पे खत्म किया, ये भी हो जाएगी 1 चेन। 3 से स्टार्ट किया, 4 पे खत्म हो गया, 1 चेन। 4 से स्टार्ट किया, 5 पे खत्म किया, ये भी 1 चेन। ठीक है, अच्छा एक अजम्पशन भी है इसमें, आप ना कैलकुलेशन के लिए अभी आपको याद होगा कि चेन बाय चेन सर्वे तो कर रहे हो, लेकिन जब आपको T2 का चेनेज निकालना था, व्हेन यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द चेनेज एट T2,
In order to calculate the chain length at T2, you have written relation at chain length at T1 plus length of curve. So here you need to understand the length of curve and the length of the chain survey, जो चेनेज है, ये दोनों सेम मानी गई है। मतलब ये हुआ, आप इस बात को ऐसे समझो कि ये जो कॉर्ड लेंथ है ना, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कर्व, ये क्या है? कर्व है, और ये क्या है? कॉर्ड है। आप देखो इन दोनों की वैल्यू ना सेम मानी गई है इंटरमीडिएट वाले में। मतलब एक चेन के लिए वैसे कितनी होती है चेन लेंथ बताना? आपको याद है ना कि चेन का कॉन्फ़िगरेशन याद होगा आपको, 20 मीटर की चेन और 30 मीटर। अगर मेट्रिक में बात करो तो आपके पास दो ही कॉन्फ़िगरेशन थे, 20 मीटर और 30 मीटर चेन। तो 20 मीटर वाली चेन में 100 लिंक और 30 मीटर वाली चेन में 150 लिंक हुआ करते थे। तो आपको मालूम है ना कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर मैं बोलूं कि 600 मीटर की कर्व है जिसके रेडियस है 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर रेडियस, जरा सोचो पहले एक बार कि 500 मीटर की रेडियस वाली कर्व को अगर 20 मीटर के लेंथ पे देखोगे ना, तो वो स्ट्रेट या फिर कर्वेचर वो मोर और लेस सेम हो जाती है। द डिफरेंस विल बी नेग्लिजिबल। और इसीलिए देयर इज वन assumption which is taken in this theory, like this chord length, intermediate chord length and intermediate arc are assumed to be equal. इन दोनों को इक्वल कंसीडर किया गया है। तो पहले आप ये समझ लो कि इंटरमीडिएट कॉर्ड और इंटरमीडिएट आर्क का लेंथ इक्वल अज्यूम किया गया है इस कर्व की थ्योरी में। ठीक है, सो मैं फिर से क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल माना गया है, इसका रीजन क्या था? मैंने आपको बताया अभी कि जब रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, तो हाई रेडियस वैल्यू के लिए एक प्रॉब्लम फेस करते हो आप कि उस केस में कर्व बहुत ही फ्लैटर आती है। पर रेडियस जब बहुत ही ज्यादा होगी तो उसकी कर्वेचर बहुत ही कम हो जाएगी। कर्वेचर कम होगी तो आपको फ्लैट दिखाई देगी स्मॉल लेंथ के लिए, और स्मॉल लेंथ चेन लेंथ अगर ले लोगे 20 मीटर 30 मीटर तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होती है उसमें, तो उसमें आर्क का आपको पता भी नहीं लगेगा। और इसलिए एक चेन लेंथ के लिए जो इंटरमीडिएट कॉर्ड है उसके लिए आर्क और कॉर्ड दोनों की लेंथ इक्वल मानी गई है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ता हूं। देखो कॉर्ड का मतलब तो आप समझ चुके होंगे कि चेन बाय चेन जो कॉर्ड बनती है वो है। अब इसका लेंथ निकालना है कि हर एक कॉर्ड की लेंथ क्या है। तो अभी तक जो मैंने थ्योरी बताया उसमें तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि कॉर्ड नंबर, यहां पे ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे अगर 20 मीटर का चेन यूज किया है तो 20 मीटर ही है। यहां भी 20, यहां भी 20, यहां भी 20, यहां भी 20, तो जितने भी इंटरमीडिएट कॉर्ड हैं उन सब की लेंथ कितनी बन गई? 20 मीटर। ठीक है, अगर मैं 30 मीटर का चेन यूज करता तो ये हर एक इंटरमीडिएट कॉर्ड की लेंथ हो जाती 30, 30, 30, 30, 30 एंड सो ऑन। सो आपको कंक्लूजन ये समझ में आना चाहिए कि भाई जैसा लेंथ उसके हिसाब से इसकी बात हो रही है। मतलब कि जैसा कॉर्ड लेंथ, जैसे यहां पे जो एक कॉर्ड लेंथ है, ये जैसा चेन लेंथ है कि चेन लेंथ 20 मीटर के या 30 मीटर के, उसके हिसाब से लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट कॉर्ड मिल जा रही है। तो ये इसका थ्योरी है। तो यहां पे एक कंक्लूजन तो आप ये बना सकते हो कि जब भी हम लोग इंटरमीडिएट कॉर्ड की बात करते हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 चेन लेंथ। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है थ्योरी में जो अब बताता हूं। हर एक इंटरमीडिएट कॉर्ड इक्वल टू 1 चेन लेंथ एक्सेप्ट द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन। पहले और आखिरी में 1 चेन लेंथ के बराबर नहीं भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत से लेकर के आखिरी तक जितने कॉर्ड बने, दूसरे से लेकर के n-1 तक जितने भी कॉर्ड बनेंगे उन सब की लेंथ हो जाएगी 1 चेन लेंथ, 1 चेन लेंथ, 1 चेन लेंथ। लेकिन पहले की और आखिरी की 1 चेन लेंथ नहीं भी हो सकती है। बस यही है वो पार्ट जिसको समझने में कई सारे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके सोचना है। मैं अब स्टार्ट करता हूं। आपको समझ में आ गया ना? अगर मैं अभी लिखूं इंटरमीडिएट कॉर्ड तो हम लोग क्या लिखेंगे? C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू कहां तक? Cn-1 तक। ठीक है, C फॉर कॉर्ड कहां तक? n-1 तक। कितनी हो जाएगी लेंथ? तो आप बोलोगे इक्वल टू 1 chain length. If the chain length is 20, the chord length is 20. If the chain length is 30, chord length is 30. But now the first and last chord will not have the length equal to 1 chain length. It can be less than 1. How? So let's start with the first one कि C1 जो पहली chord है वो 1 chain length से कम क्यों होगी? अगर ये बात समझ गया ना कि क्यों होगी कम, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। कोई फार्मूला पे मत जाना। अगर आप बुक के फार्मूला पे गए ना तो वहीं से आप मिस्टेक करना चालू कर दोगे। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जो आपका एग्जाम है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड है।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, कि क्यों है, पहले ये समझना है कि क्यों एक चेन लेंथ से कम होगी। जब ये समझ लोगे तो आप खुद ही सोच पाओगे कि उसकी जो कम है वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं एग्जांपल के थ्रू, देखो। सो लेट्स स्टार्ट द सेम डायग्राम जो अभी तक मैं आपको दिखाते आ रहा था। दिस वन इज द टेंजेंट, दिस वन इज स्टेशन A and here is the point T1, here is the point V. Let's start the curve from here and the curve is something like this. फिर से मैं स्टोरी दोहराता हूं, आप सोचना, मैं सवाल पूछता हूं और आप मन में ही आंसर करना, तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करना जो मैं बोलता हूं। सर्वे स्टार्ट कहां से हुई, आप सोचोगे A से, ऑफ कोर्स यस। उसके बाद आगे बढ़े किसकी तरफ, तो आप बोलोगे V की तरफ, T1 की तरफ नहीं, V की तरफ। तो ऑर्डर क्या है, A से V का पता लगा और V से T1 का पता लगा। तो आपने A से सर्वे स्टार्ट किया, सर्वे करते गए करते गए करते गए V तक पहुंचे, लेंथ ऑफ टेंजेंट माइनस करके ये लगा कि T1 की पोजीशन ये है। अब यहीं पे एक काम करते हैं, समझना कि T1 की चेनेज जो आई है ना, वो आई है 230 प्लस 60, ये चेनेज की वैल्यू है। और चेन जो यूज हुआ है वो है 20 मीटर विथ 100 लिंक्स। तो पहले आप इस बात को विजुअलाइज करो, कहां की चेनेज बताया मैंने आपको, तो आप बोलोगे T1 का चेनेज जो हमारी पॉइंट ऑफ कर्व है, जहां से कर्व की शुरुआत हो रही है, वहां की चेनेज है T1 विच इज 230 प्लस 60। तो आपने जो सर्वे स्टार्ट किया ना, वो A से स्टार्ट किया सर्वे, और A से सर्वे V तक करते जाते V तक का सर्वे हो भी गया, फिर आपने पता किया कि चेनेज T1 की क्या है, ठीक है। तो आपको माइनस करके मालूम चल गया T1 की चेनेज ये है। तो एक बार जरा इस पे ध्यान दो और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है, 230 प्लस 60 कहने का मतलब है कि 230 चेन यूज हुए हैं और 60 लिंक यूज हुए हैं। तो जरा सोचो, मैं उसको यहीं पे दिखाता हूं। A से स्टार्ट करें तो A पे 0 चेनेज, यही 1 चेनेज, एक चेन फिनिश, फिर दूसरा चेन फिनिश, फिर तीसरा चेन फिनिश, एंड धीरे 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 ये 230वां चेन फिनिश। जरा सोचो कि आपने T1 पे आने से पहले कितने चेन कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। हाउ मेनी चेन्स यू हैव फिनिश्ड कंप्लीटली बिफोर रीचिंग टू T1। T1 रीच करने से पहले कितने चेन फिनिश हो चुके हैं, तो आप बोलोगे 230 चेन फिनिश हो चुके हैं। तो आप बताओ कि T1 के पास जो चेन रन कर रही है, T1 के पास जो चेन रन कर रही है, वो चेन का कुछ पोर्शन स्ट्रेट पर भी है और कुछ पोर्शन कर्व पर भी है। जरा सोचो, मैंने आपको सिर्फ इतना बोला है, A से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6, धीरे 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 230, और 230 के बाद जो अगला चेन का नंबरिंग आएगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे 231। ये 231वां जो चेन है ना, ये 231 नंबर का जो चेन आएगा, वो चेन स्ट्रेट पे फुल्ली नहीं है और ना ही फुल्ली कर्व पे है। इसका कुछ पोर्शन स्ट्रेट पे है और रिमेनिंग पोर्शन, जब यहां का चेनेज निकल गया था ना, तो आपको क्या किया था, आपने याद करो। पहले जब चेनेज T1 की निकलती थी आपको, आपने A से V1 गए, V1 से T1 तक आए, तो T1 का चेनेज जब मिल गया ना, तो उसी चेनेज को बढ़ाते हुए T2 की तरफ जाते हैं आप। तो T1 का चेनेज आपको मिल गया 230 प्लस 60, और इसी को बढ़ाते हुए T2 की तरफ जाओगे आप। तो आप सोचो कि T1 से पहले 230 चेन खत्म हो चुकी है, 230 चेन्स यू हैव फिनिश्ड। नाउ द नेक्स्ट चेन नंबरिंग इज 231st, and 231st chain is contributing partially to the straight tangent here and partially to the curve also. What is the total number of links do we have? 100. Out of 100 link, how many links are contributing before the point T1? T1 से पहले कितने लिंक कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आप बताओ। ये यहां से आगे बढ़ा 230 और यहां पे 60 है, तो इसका मतलब कि ये यहां से यहां तक में ये 60 कंट्रीब्यूट किया। तो आप बताओ, अगर ये 60 कंट्रीब्यूट किया तो बचा कितना है, अब 100 ही लिंक था ना। तो 231वां चेन का जो 100 लिंक है, उसमें से 60 स्ट्रेट पर आ गया, बचा कितना, 40। वो कहां जाएगा, आगे नहीं, आगे तो आपने
T1 का जानने के लिए किया था ना, कहां जाएंगे, कर्व पे जाएंगे, आगे टेंजेंट पे नहीं। तो अब जब ये मिल गया हमें, तो रिमेनिंग जो 40 है ना, वो आ जाएगी कर्व पे। सो दिस वन इज द पॉइंट हियर। दिस थिंक अबाउट कि ये जो देख रहे हो ना, ये जो 40 लिंक यहां पे दिखाई दे रही है, दिस इज योर फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जिनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए और दोबारा सोचिए इस कॉन्सेप्ट को। मैंने सिर्फ इतना ही बताया है आपको कि भाई कभी भी जब सर्विस स्टार्ट करोगे तो ए से स्टार्ट करोगे। किधर की तरफ जाओगे, वी की तरफ। जब वी की पोजीशन मिल जाती है तो T1 डिफाइन करते हो। तो T1 का चेनेज आपको मिल गया। जो चेनेज मिला है चेन और लिंक के टर्म्स में, उसी चेनेज को कंटिन्यू करते हुए एक जो T1 का चेनेज होगा, उसी चेनेज को कंटिन्यू करते हुए कर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये कंफ्यूजन बिल्कुल डेवलप मत करना कि क्या हम लोग T1 से नया सर्वे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा है ना कि सर्वे बीच में ब्रेक नहीं की जाती है। आपकी जानकारी के लिए रोड प्रोजेक्ट होती है कई बार 500 किलोमीटर की, 1000 किलोमीटर की, 2000 किलोमीटर की। तो वो जो रोड प्रोजेक्ट होती है ना, उसमें चेनेज एक ही रन करता है। अभी यहां से स्टार्ट किया एक जगह से, और वही चेनेज थ्रू आउट द 1000 किलोमीटर्स रन करता रहेगा, बीच में ब्रेक नहीं करना होता। ऐसा नहीं है कि मैं सर्वे कर रहा हूं, आज मेरा मन बदल गया, अब मैं कल वाला छोड़ देता हूं और आज नया स्टार्ट करता हूं। दैट इज रॉन्ग वे। बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में अगर ये कंफ्यूजन आता है ना कि मैं यहां से स्टार्ट करूं, T1 से नया स्टार्ट करूंगा, तो पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है, नॉर्म्स नहीं है ये। चेनेज हमेशा जहां से स्टार्ट होती है ना, उसी को कंटिन्यू करना पड़ता है थ्रू आउट। यू कैन नॉट ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, तो आपने जो ए से स्टार्ट किया, T1 तक आए, उसी चेनेज को कंटिन्यू करते हुए आगे जा रहे हैं आप, इसीलिए आपने इतना मेहनत किया था। ठीक है, सो T1 की चेनेज है 230 प्लस 60। इसका मतलब कि 230 चेन T1 से पहले खत्म हो चुकी है और 231 का 60 लिंक भी खत्म हो चुकी है T1 आने से पहले। तो बची कितनी, 40 लिंक, और वो चली जाएगी कर्व पे। और यही 40 लिंक्स विल बी द फर्स्ट कॉर्ड लेंथ। अब यहां देखो, फर्स्ट कॉर्ड इज इक्वल टू 40 लिंक्स। 40 लिंक है फर्स्ट कॉर्ड। अब इसके बाद वाला अगर मैं पूछता ना आपसे कि अब क्या होगा, तो आप बोलोगे अब यहां से यहां तो फिर 1 चेन है, फिर यहां से यहां 1 चेन है, फिर यहां से यहां 1 चेन है, एंड सो ऑन। तो डिफिकल्टी किसमें आई, फर्स्ट में। अब जैसा मैंने एक एग्जांपल दिखाया ना, आप इसको वहीं पे लिख लो, मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। और एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, लिख लीजिए पहले उसको, डू इट। देखो, अब यहां पे दूसरा एग्जांपल लेकर आता हूं। आई होप कि आप यहां पे उस बात को समझ पाएंगे। सो मैंने यहां पे रखा, ये है A पॉइंट, ये है कहीं पे V पॉइंट, और ये है कहीं पे T1 पॉइंट। मैं बोलूं कि ये यहां से कर्व की स्टार्टिंग हुई, तो आप ये सोचो कि दिस वन इज T1 पॉइंट, ये T1 है। T1 की जो चेनेज है वो है 180 प्लस 85। ये चेनेज है कहां का, T1 का, और चेन यूज हो रही है 20 मीटर 100 लिंक्स। तो अब ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप विजुअलाइज कर पाएं। ठीक है, आप देखो, कैमरा इधर दिखाइए। सो यहां पे T1 पॉइंट पे जो चेनेज है 180 प्लस 85 और दिस 20 और 100 लिंक्स है। तो आप बस इतना बता दो कि T1 आने से पहले कितने चेन फिनिश हो चुके हैं। तो आप बोलोगे 180 चेन फिनिश हो चुका है। अभी कौन सा रन कर रहा है, तो आप बोलोगे 181। 181 क्या फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रहा है T1 से पहले, आंसर नो। कितना, 85 लिंक ही कवर कर रहा है। तो आप बता दो यहां पे जो चेनेज है वो है 180 और 181 T1 के बाद है, तो यहां पे कहीं पे 181 रही होगी। तो आप सोचो चेन बाय चेन ना, ये यहां पे 179, ये 178, 179, 80 के बाद 181, इन दोनों के बीच में ये वाला जो चेन है ना, जो 181वां वाला चेन है, ये दोनों पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है यहां से यहां तक, कितना, तो आप बोलोगे 85, और कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है यहां से यहां, कितना, आप बोलोगे 15। तो ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट कॉर्ड, 15 लिंक्स। अब इसी को मीटर्स में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, 15 लिंक्स। अब यहां पे जैसे मैंने आपको समझाया, बस इसी चीज को अब मीटर्स में कैलकुलेट करना सीखेंगे। आई होप कि आपको इस दो एग्जांपल से
इंटरमीडिएट कॉर्ड फर्स्ट वन का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे निकाली जाती है, क्यों इसकी लेंथ छोटी होती है, ये सब आइडिया लग चुका होगा। लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा और भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो प्रैक्टिस मैं आपको साथ में कराता हूं। अभी तक मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है और इसीलिए मैंने आपको चेन और लिंक के टर्म्स में समझाया था, और अब इसी को मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द मीटर्स ओनली। आपको हर एक चीज मीटर्स में मिलेगा। तो मीटर्स में होगा तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस चीज का डिस्कशन मैं अब करता हूं। तो पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट जान लो कि चेन जहां जहां फिनिश होती है वहां पे चेनेस की वैल्यू मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ होती है। जैसे मान लो चेन एक बार फिनिश हो गई तो कितनी हुई, तो आप बोलोगे 30, दो बार फिनिश हुई 60, तीन बार फिनिश हुई 90। इसी तरीके से चेन जब भी फिनिश होगी ना, वो चेन लेंथ की मल्टीपल वैल्यू पे होगी। जैसे मैं बोलूं कि 1800, क्या चेन 1800 मीटर पे कंप्लीटली फिनिश हुई है? ऑफ कोर्स यस। मैं बोलूं 1802 मीटर, क्या चेन कंप्लीटली फिनिश हुई है? आंसर नो। तो आप सबसे पहले यह समझो कि जहां जहां चेन फिनिश होगी वहां वहां जो चेनेज की वैल्यू होगी वो हमेशा मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ होगी। अब इस चीज को यहां पे देखो, लुक एट दिस। मैं बोलूं कि यहां की चेनेज मीटर्स में जो भी होगी वो हमेशा 20 के मल्टीपल में होगी। आप देख लो, ये जो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं ब्लू कलर से, ये वाला जो पॉइंट है ना 180, यहां पे चेनेज जो कुछ भी होगी वो 20 के मल्टीपल होगी। कितनी होगी? 180 इंटू 20। चेन नंबर ऑफ चेन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं पूछूं कि यहां पर की जो चेनेज होगी ना 181, वो भी मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ होगी। तो यहां पे की चेनेज क्या होगी? 181 इंटू 20। ठीक है। अब क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आपको जब भी मिलेगा क्वेश्चन जब बनाओगे, तो ये जो चैलेंज है इंटरमीडिएट कॉर्ड वाला, ये आपको चैलेंज वहीं पे फेस करना पड़ेगा। सिर्फ वहीं पे फेस करना पड़ेगा जहां पे आप देखोगे, जहां पे आप सेट आउट करोगे ना, तो आपको इंटरमीडिएट कॉर्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वो हमेशा मीटर्स में होगी। तो वहां पे आपको ये फेस करना पड़ेगा दैट हाउ यू आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर द फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ व्हेन द चेन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि ये 180 मीटर है, ये 181 है। तो यहां 181 वाले पॉइंट पे भी चेन की मल्टीपल, ये भी चेन की मल्टीपल। तो हमें करना क्या है, अब जरा सोचो। अगर मैं आपसे ये बोलूं इस वाले पॉइंट का चेनेज जो चेन लेंथ की मल्टीपल है, उसमें से चेनेज ऑफ T1 को माइनस कर दो मीटर्स में, तो बचा हुआ जो वैल्यू आएगा वही तो हमारा कॉर्ड है। अब इस बात को मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के जरिए से। मैंने आपको बोला ना कि कई बार कई सारे एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूं, तो साथ में प्रैक्टिस करते रहना है आपको। अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। पेन उठाइए, ठीक है, पेपर उठाइए और स्टार्ट सॉल्विंग। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा ना, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोचना कि क्या होनी चीज की वैल्यू। जैसे मैंने यहां पे दिखाया कि ये 40 लिंक्स है, यहां पे दिखाया कि ये 15 लिंक्स है, ठीक उसी तरीके से आप अगले एग्जांपल्स में अब जो मैं देने जा रहा हूं वहां पे पॉज करके आप खुद से सोचिएगा कि इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कॉर्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो एग्जाम्पल 1, ये है T1 पॉइंट और इसकी चेनेज है 238 मीटर और चेन यूज हुई है 20 मीटर चेन। ठीक है। चेनेज जो है वो है 238 मीटर। आपको बताना है व्हाट इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए पहले। ठीक है। आई होप कि आप सबने रिजॉल्व किया होगा। अब यहां से मैं दिखाता हूं आपको कि जब T1 पे है 238 मीटर, ये है जब 238 मीटर, तो एक बात तो तय है कि चेन यहां पे खत्म नहीं हुई है। अगर खत्म होती तो यहां पे 20 जो कि चेन लेंथ है उसकी मल्टीपल होती। तो आपको बताना है कि अगर 238 पे चेन खत्म नहीं हुई है तो चेन आगे जाके कहीं पे खत्म हो रही है। कहां पे खत्म हो सकती है? वो चेन जो 238 पे खत्म नहीं हो रही है 20 मीटर वाली, वो कहां पे जाके खत्म होगी? तो 238 पे खत्म नहीं हो रही है, तो आप बताओ 20 का मल्टीपल इस 238 से ग्रेटर क्या है? वहीं पे चेन खत्म होगी और वो हो जाएगी 240। अब बताओ क्या इस पे चेन खत्म हो रही है? 238 पे तो पॉसिबल नहीं है ना, 20 का मल्टीपल नहीं है। 239 पे भी पॉसिबल नहीं है, 240 पे पॉसिबल है।
है ना। तो 240 पे चेन जाके खत्म हो रही है। तो अब मैं आगे देखता हूं कि क्या 238 पे जो चेन खत्म नहीं हुए वो चेन 240 पे खत्म होगी। तो ये वाली लेंथ कितनी बनी फिर, दिस C1 द फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। कैसे पता किया, तो हमने सिर्फ ये निकाला कि जो चेनेज है T1 की उससे बड़ी वैल्यू जो मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ हो। तो यहां पे 238 है, 238 से ग्रेटर वैल्यू जो चेन लेंथ की मल्टीपल हो वो 240 है। 240 माइनस 238 इज 2 मीटर। वेरी सिंपल, ठीक है। यही काम आपको करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक करेक्टली सॉल्व किया तब तो ठीक है, अगर करेक्टली सॉल्व नहीं किया है मैं आपको बोलूंगा फिर से एक बार प्ले करो वीडियो को और समझो कॉन्सेप्ट को, और यही काम अब अगले क्वेश्चन में करना है। फिर से दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहीं पे लेट्स चेंज द क्वेश्चन नाउ। एग्जाम्पल 2, T1 की चेन है 30 मीटर, ठीक है। और चेनेज है, यहां की जो चेनेज है ये है, दिस इज 892 मीटर, 892 मीटर। अब आप देखो और बताओ T1 की चेनेज, जरा सोचिए यहां पे T1 की चेनेज है 892 और 30 मीटर की चेन यूज हो रही है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ। फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ की वैल्यू क्या है, क्या करेंगे। क्या 892 पे चेन फिनिश हुई, आंसर नहीं। तो आप बताओ फिर कहां फिनिश होगी, उसके आगे कर्व पे कहीं, जहां पे भी फिनिश होगी उस जगह की चेनेज क्या होनी चाहिए। यहां पे मान लो फिनिश हो गई है तो यहां पे चेनेज क्या होनी चाहिए, तो 30 का मल्टीपल होगी इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू। तो आप देखो 892 एंड 93, 94, 95, 96, 90, आप इस तरीके से देखते चले जाओ कौन सी वैल्यू है, या फिर इसको कैलकुलेटर में चेक करोगे तो इसको 30 से डिवाइड करके देख लो तो आपको अगला चेन का नंबरिंग आइडिया लग जाएगा कौन सी होगी, ठीक है। तो ये है 892। चलो मैं कैलकुलेशन समझाता भी हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपके लिए ना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हालांकि मैं तो देख के बता रहा हूँ कि 900 हो जाएगी, ये यहाँ पे 900 होगी तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो 8 मीटर की आएगी। लेकिन इसी को जब डिफिकल्ट वैल्यू होगी, जहां पे समझ में नहीं आएगा, वहां पे कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने क्या किया, T1 की जो चेनेज है ना 892 मीटर, अब ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप वर्कआउट करेंगे, आपके लिए आसान कैसे होगा वो सिखा रहा हूं अब मैं, ठीक है। 892 मीटर है T1 की चेनेज, तो मुझे पता करना है कि इसका मल्टीपल अगला जो वैल्यू होगा, ठीक है, क्या बोलता है 30 का मल्टीपल, वो क्या होने वाली है वो हमें मालूम नहीं है। अभी तो आसान है, दिखाई दे रहा है कि अच्छा 892 है तो 900 पे हो जाएगी, तुरंत समझ में आ जा रहा है, लेकिन हमेशा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 1000 के अंदर आसान होता है, अगर मैं इसी को बोल दूं बहुत लंबी वैल्यू तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। तो कैसे वर्कआउट करना है, एक टेक्निक समझो। 892 है, मैं उसको 30 से डिवाइड करूंगा, सो वी आर गेटिंग 892 डिवाइडेड बाई 30। क्या निकाला हमने कि कौन सा नंबरिंग का चेन चल रहा है, 30 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ चेन निकल जाएगा, और वो आ रही है 29.73। इसका मतलब क्या हुआ, 29.73 है, इसका मतलब कि 29 चेन पहले खत्म हो चुका है, और अभी कौन सी चेन चल रही है, तो 30वीं चेन, 30th चेन अभी चल रही है, लेकिन 30th चेन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि इसकी वैल्यू है 29.73। तो अगली चेन कौन सी है, 30, इंटीजर बना दिया उसको 30, और 30 को अब चेन लेंथ से 30th नंबर ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू 30, वी आर गेटिंग 900। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 900। तो आप बता दो ये है 900 और ये है 892, तो ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 मीटर C1, ठीक है। और एक आखिरी एग्जांपल फिर से देता हूं, जैसे ये वर्कआउट किया वैसे ही फिर से देखो, चेन है और चेन की लेंथ है 30 मीटर, ठीक है, और चेनेज आप यहां पे देख लो, ये है वैल्यू T1 और इसकी चेनेज है 1683.48 मीटर, ठीक है। अब ना आपको दिखाई नहीं देगा इस तरीके से, अगर ऐसी वैल्यूज आप देखो कि वैल्यू अगर मैं बढ़ाते चला जाऊं ना तो आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। कैमरा इधर कीजिए, ठीक है। अब मैं बोलूं 1683.48 T1 पे है, अब इसको अगर वर्कआउट करके मुझे पता करना है कि इसके बाद जो पहली कॉर्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, तो ये यहां पे तो T1 पे फिनिश नहीं हुई है, कहीं ना कहीं यहां पे फिनिश हो रही है, लेकिन यहां की चेनेज क्या होगी, कैसे निकालोगे, तो 30 मीटर है ना, तो मैं निकालूंगा 1683.48 डिवाइडेड बाई 30 कर लिया, तो इससे नंबरिंग ऑफ चेन निकल गई कितनी, 56.116 है, मतलब कितनी चेन खत्म हो चुकी है, तो आप बोलोगे 56, 56 chain already we have finished, then which chain is currently running,
कौन सी चेन है जो T1 से रन कर रही है जिसका पार्ट कुछ स्ट्रेट पे और कुछ कर्व पे है? तो वो है 57th चेन, और वही 57th यहां पे कंप्लीट होगी। तो मैं क्या करूंगा, नंबरिंग ऑफ 57 हो गया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ चेन 30, ये कितनी हो गई 1710 हो गई। सो दिस वी आर गेटिंग 1710। तो अब बता दो, ये 1710 है और ये इतना है, कैन वी फाइंड व्हाट इज द वैल्यू? 1683.48 and this value comes out as 26.52 meter as the first chord। अब ये जो हमने कितने सारे एग्जांपल बता दिया आपको, 4-5 तो प्रैक्टिस करा दिया हमने, 2 चेन लिंक के टर्म्स में, 3 यहाँ पे एग्जांपल्स दिया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, दोबारा आप वीडियो को प्ले कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। काफी डिटेल में करके मैंने समझाया, मैंने ये भी तरीका भी समझा दिया कैसे आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। चलो अब इसी को मैं फॉर्मुलेट करता हूं कि मैं इसी को रिलेशंस में कैसे लिखूंगा, तो वो आप यहां पे देखो, ये है, यहां पे देखो क्या लिखोगे आप, किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। द फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट ग्रेटर देन चेन इज एट T1 माइनस चेन इज एट T1, मतलब दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। अब यहां से मैं रिलेशंस बनाता जाता हूं। सो जैसे मैंने ये बताया है वैसे ही नाउ 7th जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ, उसमें अब मैं इस बात को लिख देता हूं। फर्स्ट वन, फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड C1 is equal to multiple of chain length just greater than chain is at T1, multiple of chain length just greater than chain is at T1, multiple of chain length just greater than chain is at T1 minus chain is at T1, ये आ जाएगा फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड, ठीक है। सो जो पहली इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ है उसकी लेंथ इस तरीके से निकाली जाएगी, और यही हमने आपको अभी तक समझाया है। अब इसके बाद चलते हैं B। फ्रॉम second to n-1th chord, so ये क्या थी, C2 is equal to C3 is equal to Cn-1 and this is equal to 1 chain length, 1 chain length हो गई, ठीक है। 1 chain length, तो ये ना 1 chain length तो आ गई, लेकिन आप ये सोचो कि पहले इंटरमीडिएट कॉर्ड C1 निकल गई और C2 से लेकर के Cn-1 तक निकल गई। अब एक चीज और बचता है, ठीक है। तो अब यहां पे एक और भी कॉर्ड निकलेगा और वो है लास्ट कॉर्ड C, यहीं पे लास्ट कॉर्ड दैट इज Cn। अब Cn के लिए वर्कआउट जो मैं करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें आप खुद से एक बार सोचें कि लास्ट वाली के केस में क्या होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वाली केस में था ना, बिल्कुल वैसे ही लास्ट वाले में सोचना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये ना आप दिमाग लगाना, ये सब ना, यही सब वो टेक्निक है जहां पे बच्चों को तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से समझ लोगे ना, तो समझो कि पूरे चैप्टर का ग्रिप हो गया। मैं आपको बताऊं, कर्व चैप्टर ना काफी आसान है, लेकिन बच्चे उसको टफ बना लेते हैं अपने माइंड में अननेसेसरली। कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं बहुत ही सिंपल है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा ना, वो आपको बहुत सिंपल लगा होगा, और इंटरमीडिएट कॉर्ड अगर आपने समझ लिया है तो ये आपके लिए ऑलरेडी बहुत सिंपल हो चुका है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन। अंडरस्टैंडिंग एक थी, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। इस तरीके से लास्ट भी है। और जब इतना समझ लेते हो ना बेसिक पैरामीटर, तो कर्व चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। जो सेटिंग आउट का टेक्निक है ना, वो सिर्फ एक डेरिवेशन है, बाकी सब कुछ आसान हो जाता है तुरंत। तो कोई दम नहीं है चैप्टर में, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, उसका जो बैकएंड में ये सब कॉन्सेप्ट था, यही सारी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली जानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। अब थोड़ा आखिरी वाला मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। समझना है इसमें किस तरीके से रखी जाएगी। देखो,
लास्ट कॉर्ड Cn। Cn के लिए अगर मैं लिखूं तो आप ये समझो कि ये है एक केस, ये फॉरवर्ड टैंजेंट है और ये कर्व यहां पे खत्म हो रही है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, T2 की पॉइंट की चेनेज बता देता हूं। T2 की चेनेज है, मान लीजिए दिस इज 318 मीटर और चेन लेंथ है 30 मीटर वाली। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप इसको विजुअलाइज करें पहले और मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो जरा सोचो कि T2 की चेनेज है 318 मीटर और चेन की लेंथ है 30 मीटर। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लास्ट कॉर्ड लेंथ? जो आखिरी कॉर्ड होगी उसकी लेंथ क्या है, क्या होनी चाहिए आखिरी कॉर्ड लेंथ? तो यहां पे बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो चेन है वो एक्चुअली T2 पे फिनिश नहीं हुई है, वो T2 के आगे कहीं फिनिश हुई है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि वो चेन जो T2 के पास से पास कर जा रही है उसका कुछ पोर्शन स्ट्रेट पे है और कुछ पोर्शन कर्व पे है। आप कॉर्ड किसको कहोगे? जो कर्व पे होगी। तो आपको अभी उस चेन का पहला कंट्रीब्यूशन निकालना है, दूसरा नहीं। आप ये सोचो कि चेन कुछ इस तरीके से होगी, ये यहां पे चेन स्टार्ट हुई और यहां से ये कॉर्ड बन गई और ये रिमेनिंग पोर्शन इस पे आ गया, समथिंग लाइक दिस, और यहां पे ये कंप्लीट हुई। और हमको मालूम क्या है, हमको तो सिर्फ इस वाले पॉइंट का, बीच वाले पॉइंट का चेनेज मालूम है कि ये कितना है, 318। तो मैं आपसे पूछता हूं, सिर्फ ये जान करके कि ये 318 मीटर है और टोटल लेंथ ये 30 है, क्या हम लोग ये पता नहीं कर सकते कि भाई ये वाली चेनेज क्या है? आप खुद ही सोचो ना कि यहां इस T2 की चेनेज मालूम है 318 मीटर, और वहीं पे मैं आपसे पूछता हूं कि 318 है तो ये कितनी हो जाएगी, बताना जरा। कितना? 318 है तो उससे बड़ी वैल्यू जो 30 की मल्टीपल हो 330। और अगर दिक्कत हो तो आपको वही टेक्निक लगाना है, कैलकुलेटर में यूज करके दिस अपॉन 30 कर लो, तो वो जो वैल्यू आएगी उसकी अगली वैल्यू ये हो जाएगी, और उससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी ये भी पता कर सकते हो। तो 318 डिवाइड बाय 30 जितना भी करोगे, पॉइंट वाला फैक्टर हटा दो और उसका कम वाला इंटीजर ले लो, तो ये जितना भी आएगा ये आ जाएगी 330 है तो ये आ जाएगी 300। तो आप खुद ही बता दो, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि चेनेज T2 का मालूम और T2 के पहले जहां पे चेन फिनिश हुई थी उसका भी चेनेज मालूम हो चुका है आपको। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं तो क्या ये Cn मिल जाएगी हमें? कितनी हो जाएगी? आपको सोचो 300 है और ये 318 है तो कितना बचा? 18 मीटर। इसी बात को सोचो कि जैसे हमने यहां पे आपको क्या बताया कि T2 का चेनेज, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। तो आप बताओ कि T2 की चेनेज आपको मिल चुकी है, तो क्या T2 से पहले वाली पॉइंट जहां पे चेन फिनिश हुई थी वहां का चेनेज निकल जाएगा? तो आप खुद ही देखो, T2 की चेनेज मालूम 318 मीटर, तो T2 से पहले वाली पॉइंट है यहां पे 300 मीटर, तो ये 300 और 318 है, तो डिफरेंस कितना? 18 मीटर आया, द लास्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड। इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं फॉर्मुलेट करूं, ठीक है, इसको मैं फॉर्मुलेट करूं, चलो यहां पे भी एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। आप देखो यहां पे दिस इज द केस वी हैव, और यहां पे अगर मैं बोलूं दिस इज T2 पॉइंट और यहां की जो चेनेज दी हुई है वो है 1892.5 मीटर। अब यहां पे आपको निकालना है, तो जरा सोचो, दिखाओ इधर। मैं बोलूं यहां पे T2 की वैल्यू दिस है और चेन यहां पे 30 मीटर है, चेन है 30 मीटर। तो आप बताओ, मैं पूछूं कि लास्ट जो Cn होगी, तो आपको ये वाली चेनेज तो मालूम है ना, तो उससे पहले वो पॉइंट जहां पे चेन खत्म हुई है ये निकालूंगा कैसे? तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको एक बार कैलकुलेटर में दिखाता हूं कैसे करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने पहले देखा था। वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 1892.5, सो दिस इज 1892.5 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 30 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू जो आ रही है ना वो आ रही है 63.08। इसका मतलब समझो, ये जो पॉइंट है यहां तक की चेन की नंबरिंग आई है 63.08, मतलब कि 63 चेन खत्म हो चुकी है और 64th चेन का कुछ पार्ट कर्व पे आया और कुछ पार्ट स्ट्रेट पे चला गया। हमें कौन सा चाहिए? कर्व पे जो आया है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां तक की चेन की नंबरिंग है 63.08, तो उससे पहले वाली चेन की नंबरिंग क्या है? 68।
उसके बाद वाली चेन 69, लेकिन हमको बाद चाहिए या पहले चाहिए? पहले, क्योंकि ये आखिरी है। तो ये यहां पे 68th चेन, नंबरिंग ऑफ द चेन इज 68 और चेनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 68 मल्टीप्लाइड बाई 30 एंड दिस वैल्यू इज कमिंग एज, सॉरी कितनी आई थी, फिर से चेक करते हैं। दिस वाज 1892.5 डिवाइडेड बाई 30, ये आई थी 63 आई थी, सॉरी 63.08 आई है। तो 63 चेन खत्म हो चुकी है पहले और 64वां चेन 64th चेन स्टार्ट हो गया यहीं से। 64 का कुछ पोर्शन कर्व पे और कुछ पोर्शन यहां, और यहां पे 64 कंप्लीटेड, यहां पे 63 कंप्लीटेड। सो नंबर ऑफ चेन यहां पे 63, यहां पे 64 और उसकी वैल्यू मीटर्स में यहां पे लिखी हुई है चेन की। तो आप बताओ 63rd चेन अगर यहां पे है तो इसकी चेनेस क्या हो जाएगी? 63 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये 1890 मीटर आ रही है। सो दिस इज 1890। तो मैं आपसे पूछूं कि ये वाली कॉर्ड की लेंथ क्या होगी फिर? द CN कितना लिखोगे? आप खुद ही देख लो, दिस इज 2.5 मीटर। काफी डिटेलिंग हो गया। आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो काफी ज्यादा डिटेलिंग पढ़ रहे हो। कभी अगर आप बुक पलट के देखोगे ना, यू विल रियलाइज दैट द थिंग्स आर वेरी इजी विच आई हैव मेड फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीजों को आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ये सब अब आप पे है। मैंने आपको हर एक चीजें बताई हैं जहां जहां पे जो जो कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं और इसको अब मैं बोलूं फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो जरा सोचो फॉर्मूला क्या लिखा जाना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला? कैन यू राइट द लास्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू the chain is at T2 minus multiple of chain length which is just less than chain is at T2। तो जैसे पहले वाले के लिखा था उसी तरीके से आखिरी वाले के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा। भी हम लोग बना देते हैं इसको। आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी हो चुका है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में अब मिस्टेक नहीं करना है आपको। So now we have the last chord CN. I can write this is chain is at T2 minus multiple of chain length just less than chain is at T2 minus multiple of chain length just less than T2। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी अब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपने अभी तक क्या देखा, फर्स्ट कॉर्ड कैसे निकलेगी, आखिरी कॉर्ड कैसे निकलेगी और रिमेनिंग कॉर्ड कैसे निकलेगी, ये सब समझ चुके हो आप। कंक्लूजन इतना ही है कि पहला और आखिरी की वैल्यू अदर देन 1 चेन लेंथ हो सकती है, लेकिन सेकंड से लेकर के n-1 तक ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 चेन लेंथ होगी। एक चीज और, कैसे पता करें कि नंबर ऑफ चेन लेंथ क्या होगी, तो वो भी मैं आपको यहीं पे समझाता हूं। D number of chain length कहने का मतलब number of intermediate chord। So we can calculate the number of intermediate chord। कैसे निकालेंगे number of intermediate chord? तो उस बात को यहां समझो कि number of intermediate chord निकालने के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, this n is equal to total length of curve में से अगर आप पहले कॉर्ड को और आखिरी कॉर्ड को माइनस कर दें तो ये ना मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ बन जाएगी। ठीक है, L माइनस C1 माइनस CN डिवाइडेड बाई, आई कैन राइट इट इज चेन लेंथ एंड प्लस 2। ठीक है, सो आप देखो मैंने किया क्या है, वो चेन पूरे जो कर्व है, कर्व में से पहला कॉर्ड हटा दो, दूसरा और आखिरी कॉर्ड हटा दो, तो जो बची हुई लेंथ हुई ना सेकंड से लेकर के n-1 तक, वो तो मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ हुई। दैट डिवाइड बाय चेन लेंथ करेंगे तो वो नंबर ऑफ चेन निकल जाएगी, नंबर ऑफ कॉर्ड निकल जाएगी सेकंड से लेकर के n-1 तक। तो वो सेकंड से लेकर n-1 ही तक निकली ना। टोटल निकालने के लिए ये आ जाएगी हमारी, दो ऐड कर देंगे पहला और आखिरी वाला। इसको डायग्राम से भी समझा दे रहा हूं। देखो ये है हमारी कर्व, आप जानते हो कि ये हमारी पहली कॉर्ड है ये वाली, फिर आप ये भी जानते हो कि आखिरी कॉर्ड है ये वाली। ठीक है, मार्किंग कर देता हूं C1 और ये है CN, और उसके बाद क्या है,
ये फुल कॉर्ड, फुल कॉर्ड, फुल कॉर्ड, फुल कॉर्ड, फुल कॉर्ड, फुल कॉर्ड एंड फुल कॉर्ड, ऐसे। तो आप बता दो ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन n-1 तक। आप बताओ फुल कॉर्ड हुई ना, तो एक काम करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ कर्व, ये तो यही है ना, T1 से लेकर के T2 तक टोटल लेंथ है। मैं आपसे एक चीज पूछूं, हमें टोटल निकालना है कि पहले से लेकर के n तक नंबरिंग क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो, इस 1 से लेकर के आखिरी तक में अगर मैं पता करना चाहूं कि फर्स्ट से आखिरी तक में नंबरिंग क्या आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एग्जांपल है, ये हमने टोटल लेंथ में से C1 को माइनस कर दिया और Cn को भी माइनस कर दिया, तो बचा क्या, 2 से लेकर के n-1 तक। और इसका नंबर ऑफ चेन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल लेंथ माइनस जो किया है तो L माइनस C1 माइनस Cn हो गया, और उसको चेन लेंथ से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ चेन निकल जाएगी 2 से Cn-1 तक, और टोटल कितनी होगी, यहां तक तो निकल गई, टोटल कितनी होगी, पहला और आखिरी जोड़ोगे भी तो, यहां देखो रिलेशन, अब n इज इक्वल टू L माइनस फर्स्ट माइनस लास्ट डिवाइडेड बाई चेन लेंथ एंड देन 2 एडेड। ठीक है, चलो ये जो आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है, ये सब था बेसिक पैरामीटर ऑफ द कर्व चैप्टर। सो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पे 7th लिखा है, पहले यहाँ पे ये फर्स्ट वन लिखो, A, B, फिर C एंड D रिलेशन, डू इट नाउ। पहले ये दिखा दीजिए दिस वन, उसके बाद फिर ये। लिख लिया होगा आपने, और ये बेसिक पैरामीटर ये सब यहीं पे अब खत्म होता है। अब एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि इस चैप्टर में ना जो मेन कंसर्न होता है वो होता है सेटिंग आउट। सेटिंग आउट आज की क्लास में शुरुआत हम लोग नहीं किए हैं, आज की क्लास में सेटिंग आउट का जो बेसिक्स बनता है उसको डिस्कस किया हमने, तो इस पे आप प्रॉपर आज प्रैक्टिस कर लीजिए। जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग सेटिंग आउट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही तक, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं कि जो भी आपने आज की क्लास में पढ़ा है ना उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो एक प्रैक्टिस के लिए एक मैं वर्कबुक का क्वेश्चन आपको देता हूं जो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखो सॉल्व करोगे तभी ग्रिप होना है, आपके सॉल्व करने से ग्रिप होना है। तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, पहले से लेकर के 7 अलग अलग आपने बेसिक पैरामीटर्स देखे, आपको सारे नोटेशंस मालूम है। ठीक है, अब यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको मार्क कराता हूं। यस, चैप्टर कर्व, चैप्टर कर्व में वी हैव अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 83। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पेज 83। ठीक है, इस क्वेश्चन में हालांकि पूछा गया है कैलकुलेट द डेटास टू सेट आउट द कर्व, लेकिन आप डेटास मत निकालना क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है कि सेटिंग आउट का डेटा क्या होता है, आप अगली क्लास में पढ़ोगे, कल की क्लास में। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपने 7 पैरामीटर पढ़ा ना, क्या क्या पढ़ा आपने, शुरुआत से पढ़ा आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ कर्व, एपेक्स लेंथ, मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, उसके अलावा फिर आपने पढ़ा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, फिर आपने पढ़ा चेन एज, फिर आपने पढ़ा इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ। बस इस वाले आज की क्लास में जो भी आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन नंबर 9 को, इनफैक्ट एक और क्वेश्चन नंबर 10 को, इन दोनों को प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ बेसिक पैरामीटर के लिए, ओनली बेसिक पैरामीटर जो हमने 7 आपको पढ़ाए हैं अभी। ठीक है, अब इसमें सेटिंग आउट करना है, इसी क्वेश्चन के जरिए से हम लोग सेटिंग आउट भी करेंगे जो कि अगली क्लास में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, होमवर्क को ध्यान रखिएगा, बना के आना है। ठीक है, सो अगली क्लास में जो बैठिएगा आप, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।